हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आज 27 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। जैसे कि मेरी टीम खुद एग्जाम सेंटर जाती है, वहाँ पे भी क्वेश्चन कलेक्ट करती है और कुछ टेलीग्राम में आप लोग भेजते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस हैं। और देखो यहाँ पर क्या है कि मैं क्या करूँगा, कुछ आप अपनी तरफ से भी पॉइंट जोड़ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो क्या है, हमने कई बार ऐसा किया है कि आपको जो जो बताए क्वेश्चन हूँ बहू वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं। तो ऐसा ही फिर भी यहाँ पर होगा। अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपको खुद ये देखने को मिलेगा कि जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन, जिस तरीके से समझाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगी। तो आप लोग वो भी देखिएगा जो पॉइंट हम साथ में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, वही तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आज पूछे गए। दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक आ जाता है, सिखों में होला मोहल्ला के दौरान किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। जो ये त्यौहार है या इनका मनाया जाता है फेस्टिवल, इसे किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जिसके गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। किसका? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि होला मोहल्ला की शुरुआत किसने की थी। तो ये भी गुरु गोविंद सिंह है। कौन है ये? गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, अतः यह पर्व मुख्य रूप से आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कहां पर मनाया जाता है, तो आनंदपुर साहिब में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अखंड पाठ होता है, कीर्तन होता है, धार्मिक कार्यक्रम, ये सारी चीजें होती हैं। अब इससे रिलेटेड और भी क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक हो जाएंगे। सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन है, तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी पूछ लिया जाता है। पूछा जा सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने कब हुई थी, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर की थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल क्या है, तो स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जन देव ने करवाया था। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम गुरु कौन घोषित किए गए, तो गुरु गोविंद सिंह है यहाँ पर। सिखों का धार्मिक नारा क्या है, तो बाय गुरु जी का खालसा, बाय गुरु जी का फतेह। ये यहाँ पर इनका फेमस कोट है, आप जानते होंगे। ठीक है, नारा है। अब बता दो गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्या है, तो तलवंडी, अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में ये है। ठीक है, उस वक्त ये भारत में पड़ता था, लेकिन बंटवारा के बाद ये क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया, ननकाना साहिब। ठीक है, अगर तेग बहादुर साहब का बलिदान कश्मीरों की पंडितों की रक्षा हेतु इनका हुआ था। ठीक है, आदि ग्रंथ के संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जन देव ने किया था। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने की थी। देखो ये किस लिए किया गया था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, कि जैसे कुछ गरीब लोग थे तो वो लंगर में चले जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। ये भी कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पर होला मोहल्ला पर्व शुरुआत गुरु गोविंद सिंह, ये तो आप देख ही चुके हैं। बैसाखी पर्व का महत्व, खालसा पंथ की स्थापना है। ठीक है, मतलब ये क्या, बैसाखी यहाँ पर खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी तो यहाँ से शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए, इनके सिख धर्म के 5 ककार क्या है, केस, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा, मतलब ये रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपने ये धारण करते हैं। ठीक है, इनको रोक भी नहीं, इनको रोक नहीं है इसके लिए। चलिए, छूट है इनको मिली है। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आए थे। पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए और भी मतलब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आता है कि जो ये मॉडल था, ये था हेरोड डोमर मॉडल था। ठीक है, इस पर आधारित थी। ये क्या था, इसमें बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। क्या किया गया था, बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना थी। और इसके जो कह सकते हो शुरुआत किसने की थी, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जानते हो पहले प्रधानमंत्री यही है, और इसके अध्यक्ष भी वही होते थे। पंचवर्षीय योजना कौन अध्यक्ष होते थे, जो पीएम होते हैं। ठीक है, अब तो ये नीति आयोग बन चुका है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, एक युवा शास्त्री के एन राज ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इस योजना का लक्षित वृद्धि कितनी थी, 2.1%, लेकिन वृद्धि हुई कितनी, 3.6% हुई। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि अब नहीं हो पा रहा है इतना, जितना लक्ष्य लिया जाता है उससे कम ही हो पाता है। लेकिन यहाँ पहले क्या हुआ था, ज़्यादा हुआ था, समझो कितनी अच्छी बात है। 1956 के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की स्थापना उस वक्त की गई थी, जो इस वक्त बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है इनकी, उस वक्त की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी पूछ ली जाते, तो हमने वैसे सारी नहीं रखी, जो इंपॉर्टेंट है वो रखी हैं। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी मतलब योजना क्या मतलब दिया, क्या बल किस पे दिया गया था, तो तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रियल काम था, जो इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए यहाँ पर बल दिया गया था कि बढ़ाइए, फैक्ट्री वगैरह बढ़ाइए। अब यहाँ पर बात आती है, तैयार किया गया था किसकी, मतलब कौन सी योजना थी, तो ये PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, या कह सकते हो यही योजना भी थी। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ पर आपका आएगा PC महालनोबिस मॉडल पर मतलब आधारित थी। ठीक है, अब यहाँ पर लक्ष्य कितना था, 4.5, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 4.27। ठीक है, ये यहाँ पर प्राप्त हुआ था।
तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, फिर इसके बाद हम जल्दी से आगे आएंगे। तो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार के लिए ये यहाँ पर इस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर और वैसे कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन लक्ष्य ये था 5.6, लेकिन मिला कितना 2.4, जो कि कह सकते हो काफ़ी बुरी स्थिति हो गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आती पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन इस वक्त इसके अध्यक्ष थे, तो मोरारजी देसाई, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे इस टाइम। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रणाली की शुरुआत यहीं से की गई थी, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जो राजमार्ग प्रणाली थी कहाँ से शुरुआत की गई थी, यहीं से शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, मोरारजी इसके प्रधानमंत्री मतलब अध्यक्ष थे। अब एक इंपॉर्टेंट और बन जाता है रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच। ये क्या मतलब हुआ, इसमें क्या होता है कि पूरी पंचवर्षीय योजना चल नहीं पाती है, तो फिर क्या करा जाता है, फिर से जब नई सरकार आती तो वो नई अपनी पंचवर्षीय योजना चालू करती। तो हुआ क्या था, इस दौरान इंदिरा गांधी क्या हुई, हार गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री यहाँ पर बन गई थी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अब हम अपनी अलग पंचवर्षीय योजना लेके आएंगे। तो ये फिर क्या हुआ, इसको रोल कर दिया गया कह सकते हो, और दूसरी पंचवर्षीय योजना फिर से आई थी, इसलिए से पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। कौन सी, 1978 से 80 के लिए। ठीक है, एक आती है यहाँ पे वार्षिक योजना 1990 से 92 में भी यही रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 1990 से 92 में। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने किसे अपना शासक घोषित किया था, तो ये आपका आ जाएगा बहादुर शाह जफर को किया था। किसको, बहादुर शाह जफर को किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, जफर को इन्होंने अपना शासक घोषित कर लिया था। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाते हैं, देखिए क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ठीक है, प्रथम शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे थे। किस मतलब कह सकते हो यहाँ पर इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, तो 24वीं NI के सिपाही थे। ठीक है, तत्कालीन कारण क्या थे, इनफील्ड राइफल में चर्बी वाली कारतूस का उपयोग करना। ठीक है, सुअर और गाय की चर्बी थी, ये मतलब वहाँ पर बात फैल गई थी। ये सही है कि गलत है, इसमें भी अभी कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन वैसे सही था, अंग्रेज लोग काफ़ी गलत कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर बात आ जाती है, देखिए क्वेश्चन आ जाता है क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कैनिन थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। कौन थे, पामस्टन। नेतृत्व आपको बता ही चुके हैं, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और बख्त खान। चलिए, कानपुर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल ने यहाँ पर नेतृत्व किया था लखनऊ से। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक, अब विद्रोह स्वरूप BD सावरकर 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। किसने कहा, BD सावरकर ने कहा है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोगों ने इसे कहा था कि ये सिपाही विद्रोह है, कुछ लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ठीक है, इस तरीके से। एक देखो ये जैसे कि मैसेज किया था एक बच्चे ने, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, ये आपका 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो देखो पता नहीं हो पाया क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्या हो सकता है। ब्रिक्स से जुड़े हुए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ये आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, B से आपका हो जाता है ब्राज़ील। क्या हो जाता है, B से आपका ब्राज़ील हो जाता है। ठीक है ना, R से आपका रसिया हो जाता है। ठीक है, रसिया हो जाता है। I से आपका इंडिया हो जाएगा, आप सभी लोग जान रहे होंगे, सभी लोगों को पता है इंडिया हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका जैसे C से हो जाता है चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे जो S से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। बात आती है साउथ अफ्रीका की, तो ये 2010 में जुड़ा था। पूछा जा सकता है साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो ये 2010 में जुड़ा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। और इसकी जो स्थापना हुई थी, जब ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना थे, तो ये इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, 2006 में हुई थी इसकी स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आता लेडीज टेलर के राइटर कौन है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा प्रिया हेजेला हो जाएंगे। कौन, प्रिया हेजेला। ठीक है ना, प्रिया हेजेला कह दो, हेजेला ही वैसे कह सकते हैं, हेजेला इसकी राइटर हो जाएंगी। ये प्रिया हेजेला है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या है, ये हमने आपके पॉइंट अपनी तरफ से जोड़े हैं, जैसे कि आ सकता है R.K. नारायण द्वारा लिखित पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द गाइड। द गाइड के राइटर कौन है, R.K. नारायण। ठीक है ना, ये राइटर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसको जो कब लिखा गया था, 1958 में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, तो ये भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये लिखा गया था आपका यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में। कहाँ पर इसमें लिखा भी होगा कहीं, ये अंग्रेजी भाषा में
लिखा गया था, ठीक है। दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर पर ये आधारित है। और मालगुडी डेज भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है और इसमें 32 कहानियों का संग्रह है, ठीक है। 32 कहानियां यहाँ पर इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। एक आपका काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनको यहाँ पर देखो बुकर प्राइज भी मिल चुका है, काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है। यहाँ जिनका जीवन समाज द्वारा निर्धारित प्रेम कानूनों के तबाह हो जाता है, ये सब इनके बताया गया कि क्या कैसा है, ठीक है, इसमें बताया गया, ठीक है। इन्हें 1957 में मैन बुकर नहीं, बुकर पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसको, अरुंधति राय को मिल चुका है। और इन्होंने क्या लिखा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब यहाँ पे एक बुक है, देखिएगा, ए सुटेबल बॉय, ये किसने लिखा है, विक्रम सेठ ने। काफ़ी ये फेमस राइटर हैं, इनके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ए सुटेबल बॉय किसने लिखा है, विक्रम सेठ ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर डिटेल दे दिया, आप लोग PDF भी ले लेंगे। देखो, मिटेक्सा नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर हम अपना यूजर आईडी भी देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा हमको, क्योंकि होता क्या, देखो मेरी टीम तो जाती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, तो होगा क्या, आप लोग भेज देंगे तो पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से हम क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकेंगे। तो ये आप ध्यान जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे वीडियो मिलते रहें। अमिताभ घोष द्वारा रचित पापियों का सागर, ये मतलब यहाँ पर ये देखो क्या है, ये पूछा नहीं गया, ये हमने अपना पॉइंट जोड़ा है कि ये पूछा जा सकता है। अमिताभ घोष द्वारा राइटर मतलब इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो पापियों का सागर, ठीक है। या पूछा जा सकता है पापियों का सागर किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, ये पूछा गया। तो देखो ये हो जाएगा आपका 12 वर्षों में, ठीक है ना, 12 वर्षों के अंतराल में। तो पूर्ण कुंभ होता है जो वो 12 साल में यहाँ पर होता है। अर्ध कुंभ 6 साल में, हर 6 साल में मनाया जाता है। महाकुंभ देखो ये 144 वर्ष, जो इस बार पड़ा था ये महाकुंभ था, जो 144 वर्षों के बाद पड़ता है। बहुत कम लोगों को ऐसा देखने को मिल पाता है, हम लोग कह सकते हो बहुत सौभाग्यशाली थे। तो ये 12 जब पूर्ण कुंभ हो जाते हैं उसके बाद ये एक महाकुंभ पड़ता है, ठीक है। अब बात आती महाकुंभ ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो प्रयागराज में होता है। कौन कौन सी नदियों पर, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर त्रिवेणी बना देती, 3 नदियों का संगम है, ठीक है। अब आता हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी नदी किनारे। तो कौन कौन से शहरों में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, उज्जैन किस नदी किनारे, तो शिप्रा नदी किनारे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तभी आप लोग आगे ध्यान से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना, आप लोग क्लियर कर पाएंगे चीज़ें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखो आया था, पूछा गया था कि 1969 में, यहाँ पर पूछा गया था 1969 में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ये देखो स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया था क्योंकि टेलीग्राम में ये आया था, तो हमने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। तो कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अब बात यहाँ पर आती है, राष्ट्रीयकरण कौन सी बैंक का नहीं हुआ था। देखो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक लगा दोगे, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है ना। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, इसलिए ये पहले ही हो चुका, मतलब कह सकते हो। और इन लोगों का सबका हुआ था 1969 में, ठीक है। थोड़ा सा भी हमें डाउट है, 1950 या 55 में ऐसा इसका कुछ हुआ था, ठीक है। अगर कुछ होगा तो हम करेक्शन कर देंगे, ठीक। चलिए अब हुआ किन किन 16 बैंक, ये 16 बैंकें थी जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। 16 बैंक थी जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक, और यहाँ पर आपका देखो एक मिनट, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। ये आप लोग एक बार नज़र डाल दीजिएगा इनमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर और क्या बन जाता है, आता है कि दिल्ली में स्थित, देखो ये हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, लोगों ने बच्चों ने भेजे, उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे लिख दिया है, उन्हें याद होगा बच्चों को, इसलिए दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध मुगल कालीन मकबरा कौन सा है, तो देखो क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा इसमें आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्या क्या और बन सकते हैं क्वेश्चन, तो ये तो आपका बन ही गया। अब एक बन सकता है हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने बनवाया, तो हाजी बेगम ने बनवाया। किसने बनवाया, हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला गार्डन टॉम है, क्या है, पहला गार्डन टॉम। ताजमहल का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने, सिंपल है। सफदरजंग का मकबरा मुगल काल से संबंधित है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुब शाही शासकों द्वारा।
लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इस तरीके से पूरा किसने करवाया था, ठीक है ना। अधूरा किसने छोड़ दिया था, ये जरूर कमेंट में बताइए, देखिए कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके सिंहासन पर बैठे थे बिंदुसार। कौन बैठे थे? बिंदुसार। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट बन जाते हैं उनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बने? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्रघात, जिसका कोई दुश्मन ना हो। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। मौर्य वंश का क्रम क्या है? पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, ठीक है। अब इनके गुरु कौन थे चंद्रगुप्त के? सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 में हुई थी, ठीक है। और ये लाइन है कि इनका दक्षिण तक इनका विस्तार फैल गया था, ये तो सभी जानते हैं। चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका देखो यहाँ पर पूछा गया था, जो वायुमंडल में झोम मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी होती? तो देखो यहाँ पे वैसे 8 से 18 किलोमीटर तक होती। मतलब ये क्या होता है, देखो ये जगह जगह पर डिपेंड करता है, जगह जगह पर, ठीक है। कि यहाँ पर जैसे यहाँ से नापेंगे, देखो यहाँ से अगर हम नापेंगे तो यहाँ से शायद ये कहो 12 किलोमीटर निकल आए, यहाँ से कहो 8 किलोमीटर निकले, यहाँ से कहो 18 किलोमीटर ऊंचाई निकले, ठीक ना। इसलिए एवरेज अगर निकालोगे तो 13 किलोमीटर आता है, एवरेज 13 किलोमीटर का आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आता है भूमध्य रेखा से के ऊपर 18 किलोमीटर और ध्रुव के ऊपर 8 किलोमीटर। ये देखिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है, ठीक है। तो साथ ही वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये सबसे नीचे होती है। चलो हम आपको कुछ दिखा देते हैं, तब आप समझ जाओगे। देखो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर सही से अच्छे से, देखिए ये देखो यहाँ पर आपका झोम मंडल है, ये देखिए झोम मंडल है आपका, ठीक है। फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल यानी कि आयन मंडल कह सकते हो, फिर भामंडल आपका है, देखो, ठीक। अब क्वेश्चन आ जाता है कि झोम मंडल में क्या है? देखो झोम मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है। देखो झोम मंडल में जो आपके ये जो देख रहे हो, जो गर्म गुब्बारे वगैरह होते हैं ये यहीं पर उड़ते हैं, ठीक है। गर्म गुब्बारे आपने देखा होगा जो वो, और जो बरसात वगैरह होती है वो यहीं पर होती है झोम मंडल में। विमान जो होता है, विमान वैसे उड़ता है समताप मंडल में, ठीक है, क्योंकि ये शांत रहता है, यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए विमान कह सकते हो समताप मंडल में लगभग रहता है, ठीक है। और उल्का पिंड ये मध्य मंडल में होते हैं, 51 से 80 किलोमीटर के बीच में। और यहाँ पर देखो तापमंडल, जैसे देखोगे आयन मंडल देखोगे कह सकते हो, तो यहाँ पर देखो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं। और वायुमंडल जो है आपका, यहाँ पर अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान आप लोग यहाँ पर रखोगे इन चीज़ों का, ठीक है। वैसे ये उल्काएँ यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बना है डायग्राम, उल्काएँ का ये थोड़ा गलत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, और चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये सब पॉइंट हमने लिखे हैं, जैसे कि देखोगे ये देखो ये सब है, ये आपका हो जाएगा झोम मंडल का। तो झोम मंडल का हम बता ही चुके हैं आपको। अब आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक, ये फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और बात आती है यहाँ पर जो ये वायुयान है, हमने कहा था उड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती कौन सी? समताप मंडल में वायुयान उड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह होती, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अब यहाँ पर समताप मंडल एक महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पर समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे 15 से 30 किलोमीटर, जिसमें ओजोन मंडल भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में ओजोन गैस की परतें होती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब आता मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में देख लेते क्या बताया जाए। मध्य मंडल जो इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर होती है। अब यहाँ पर देखो आता उल्का पिंड जल जाते हैं, यहाँ पर जल जाते हैं, ठीक है ना, पाए नहीं जाते। यहाँ पर क्या होता है, आते आते उल्का पिंड क्या होते हैं? जल जाते हैं, ठीक है। उल्का पिंड यहाँ तक आते आते जल जाते हैं, ये वही, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आता। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान फिर से घटता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर की सीमा मध्य सीमा होती है, जहाँ तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो जो उल्का पिंड बनाता है ये कह सकते हो जलते हुए बने उल्का पिंड, ठीक है। ये इसलिए सही है डायग्राम, ये जलते हुए मान सकते हो, इसलिए सही बना हुआ है, ठीक है। सही, हमने वैसे सोचा उल्का पिंड यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए गलत मान लिया जाता है, क्योंकि ये तो बाहर पाए जाते हैं, यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे। चलिए अब देखो यहाँ पर ये आयन मंडल हो गया। आयन मंडल में क्या, ये 80 से 400 किलोमीटर तक का इसका विस्तृत होता है, ठीक है। वायुमंडल सबसे ऊपरी मंडल हो जाता है, और यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती हैं। ये आपका एक पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट, ये वाला इसमें, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आदेश देता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ये 103 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 103 अनुच्छेद। अब वहीं पे अगर आ जाए राज्यपाल के लिए तो 213 होता है। देखा जाए अगर आप ध्यान से देखो तो 103 और 213 में वही लेटर हैं जो इसमें है, बस आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो इससे थोड़ा सा आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हो, और कुछ बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान रखने के लिए बताया है। अब यहाँ पे आता है जब संसद सत्र में नहीं होती तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अस्थायी कानून जैसा होता है सिर्फ,
ठीक है। और अध्यादेश की सीमा कितनी होती है? 6 सप्ताह तक होती है, बस 6 सप्ताह तक इसकी सीमा होती है। आदि बाजरे की जो फसल है कब काटी जाती है? तो देखो ये काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच, खरीफ के सीजन के अंत में काटी जाती है। बाजरा एक खरीफ फसल है और ज्वार इसकी जो कह सकते हो जो जब बोया जाता है, जो कब बोया जाता है? जून और जुलाई में बोया जाता है इसको, ठीक है ना। और देखो 2 से 3 महीने में इसमें क्या करा जाता है? काट लिया जाता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हमने कुछ फसलों को दे दिया है जो आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून से जुलाई के बीच। काटी कब जाती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच। मुख्य फसलें कौन सी? धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास और सोयाबीन, ये आप ध्यान रखिएगा। रबी फसलों में क्या होता है? रबी फसल में अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। अब यहाँ पर बात आ जाती है मुख्य फसलें कौन है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों और मटर, ये मुख्य फसलें हैं। बात आ जाती है जायद की फसल की, तो जायद की फसल देख लो यहाँ पर कौन कौन सी है, देखिए ध्यान से। तो ये तो पहले बोई कब जाती? मार्च से अप्रैल में, ये समय आ चुका है, ठीक, जो चल रहा है। कटाई कब होती? जून में। मुख्य फसल कौन है? तरबूज, खरबूज, खीरा और सब्जियां, ठीक है, ये इसमें फसलें हैं, ठीक है। कटाई जून में होने लगती है। अब यहाँ पे आती कुणबी नृत्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कुणबी नृत्य। अब यहाँ पे इससे जुड़े क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं उनको ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, आप देखिएगा। देखिए ये कुणबी नृत्य जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं का नृत्य होता है। नृत्य सरल और लयबद्ध स्टेप में होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाता है महिलाएं किस तरह के कपड़े पहनती, तो लाल और सफ़ेद रंग के ये कपड़े पहनती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? फसल मतलब कटने पे, खुशी में, ये सारी चीज़ों में ये मनाया जाता है, ठीक। यहाँ पर पारंपरिक लोकगीत और पारंपरिक संगीत का उपयोग होता है। अब कुछ नृत्य ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको देख लीजिए। पंजाब का हो गया भांगड़ा, राजस्थान का हो जाएगा घूमर, गुजरात का हो जाएगा गरबा, केरल का हो जाएगा कथकली, मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी नृत्य, उड़ीसा का हो जाएगा गोटी पुआ, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, महाराष्ट्र का हो जाएगा लावड़ी, उत्तराखंड का होगा छोड़ा और त्रिपुरा का हो जाएगा होजागिरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? होजागिरी। अच्छा एक ट्रिक हम आपको बताना भूल गए थे, हम ट्रिक आपको और बता देते हैं। जैसे कि ये जो आपका ये आ जाता है, जो ये आपके मंडल हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, होता छोड़ा सबको मैं आया बाहर, ठीक है ना। छोड़ा, छोड़ा का मतलब छो से मतलब झोब मंडल, वैसे यहाँ पे जहाज ये आपका छतरी वाला बना है, ठीक है ना, छोब मंडल, ठीक है। तो इससे लिए थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। छोब मंडल, छोड़ा सबको समताप मंडल, मैं मध्य मंडल, आया आयन मंडल या ताप मंडल, ठीक ना, इसे आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक, आयन मंडल। बहा, अब बाहर महामंडल, इससे आप ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो जब भी हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मिटेक्सा नाम से फॉलो कर लीजिएगा जाके, वहाँ पर मेरा अब हमें मैसेज कर सकते हो एडेट मिटेक्सा पे, ठीक है, हमें डायरेक्ट। तो जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता लग सके, और आप जरूर करेंगे तो हमें भी थोड़ा आराम रहेगा क्वेश्चन बताने में। ना तो मेरी टीम जाती है पूरे क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाती, जितना हो पाता है कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग भी भेजेंगे तो थोड़ा हमें आराम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सर ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।